हेलो दोस्तों। जैसा हमने वादा किया था कि हमारा जो क्लास है 12वीं का बायोलॉजी वो लगातार अब शुरू होने वाला है। और आपको पता है कि बायोलॉजी जो है महत्वपूर्ण होता है जो साइंस रखे हैं उसके लिए, और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। खास करके मैं 12वीं क्लास का बात कर रहा हूँ, जो बायोलॉजी शुरू कर रहा हूँ वो लगातार यूट्यूब पर फ्री चलेगा क्लास, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आपको इसी प्रकार से लाभदायक वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। उसके बाद हम शुरुआत करते हैं, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। एक अच्छा शानदार सा क्लास आप लोग को बीच प्रस्तुत होगा। पहला चैप्टर आपको पता है हमारा जीवों में जनन है, और जीवों में जनन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जीवों में जनन क्या होता है? आपको पता है कि दुनिया के तमाम जो सजीव हैं, सजीव का एक लक्षण होते हैं जनन करना। वो जनन इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आपको पता है कि करोड़ों वर्षों से पृथ्वी है, और करोड़ों वर्षों से जब पृथ्वी है तो पृथ्वी पर सभी जीवें मौजूद है अभी तक। आपको पता है कि सभी जीवें की मृत्यु होती है, फिर मृत्यु होने के बावजूद भी जीव मौजूद है। इसका क्या कारण है? मृत्यु होने के बाद भी जीव मौजूद है, कहने का मतलब है एक जीव की मृत्यु होती है, दूसरे जीव की जन्म होती है। जीवों की जो जन्म होती है ये हमारा जो जीवों की उत्तरजीविता है, निरंतरता है, वो बनाए रखता है। जीव की समाप्ति नहीं होती है, किसी भी जीव की जाति बनी रहती है। किसके कारण? जनन के कारण। जनन है तो जीव की जाति बनी हुई है। जनन जरूरी होता है जीवों की निरंतरता बनाए रखने के लिए। तो जनन क्या होता है? जनन एक शारीरिक प्रक्रिया है। दोस्तों, जनन एक क्या है? शारीरिक प्रक्रिया है, जिसके मदद से कोई भी सजीव अपने ही जैसे संतानों को उत्पत्ति करते हैं। अपने ही जैसे कहने का मतलब मनुष्य का संतान मनुष्य हो गया, बकरी का संतान मनुष्य बकरी होंगे, है ना, पेड़ पौधा का पेड़ पौधे होंगे। यानी कोई भी सजीव अपने ही जैसे संतानों को उत्पत्ति करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। तो हमने कहा कि रिप्रोडक्शन, जनन क्या होता है? जनन वह शारीरिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने ही जैसे संतान की क्या करते हैं? उत्पत्ति करते हैं। अब जनन का लाभ क्या है? क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछा करता है जीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है, जीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है, ये क्वेश्चन बाद में हम कर लेंगे। जीवों के लिए जनन का यदि लाभ का बात करें दोस्तों, सबसे पहला बात तो ये है, जनन इसलिए अनिवार्य है क्योंकि जनन के मदद से हमारा जो जीवों की निरंतरता है वो धरती पर बनी है। जीवों की निरंतरता धरती पर बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि जीव की मृत्यु नहीं होती है, सभी जीवों की मृत्यु निश्चित है। केवल जो एक कोशिकीय है, एक कोशिकीय मतलब जो हमारा सूक्ष्म जीव है, उसकी मृत्यु नहीं होती है, उसके शरीर का खंडन होता है। तो एक कोशिकीय जीव को छोड़ करके दुनिया में कोई जीव अमर नहीं है, सभी जीवों की मृत्यु होती है, फिर भी धरती पर जीव बना हुआ है। इसका मेन कारण क्या है? जनन। जनन इसलिए लाभदायक है। और आपको पता है जनन होने से ही हमारा आहार श्रृंखला कायम है। दोस्तों, आहार श्रृंखला क्या होता है? जैसे हमने कहा कि जैसे एक पेड़ पौधा है, उसको पत्ता को टीढ़ा कीड़ा खाता है, टीढ़ा कीड़ा उससे पोषण लिया, और टीढ़ा कीड़ा को मेढक खा लेता है, मेढक से हमारा सांप, सांप से हमारा बाज। यदि मेढक नहीं रहे तो सांप फिर क्या खाएंगे? यदि सांप नहीं रहे तो फिर बाज क्या खाएंगे? यानी कहीं ना कहीं सभी जीव एक दूसरे से क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। तो ये आहार श्रृंखला, जो आहार श्रृंखला लास्ट चैप्टर वो पढ़ना है, आहार श्रृंखला भी हमारा बनी रहती है। किसके कारण? जनन के कारण। क्लियर है यहाँ बात? जनन एक शारीरिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है। और जनन का लाभ का बात करें तो जीवों की निरंतरता धरती पर बनी हुई रहती है, और जीव जो है हमारा आहार श्रृंखला कायम रखता है, ठीक है, जनन की मदद से। क्लियर है? अब बात करते हैं दोस्तों, यदि बात करें जीव के जन्म से लेकर, जो कोई भी सजीव होता है जन्म लेता है, उसके बाद धीरे धीरे बड़ा होकर के एक दिन मृत्यु को पा जाता है। तो जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु, प्राकृतिक मृत्यु का मतलब हुआ सभी जीवों का कुछ न कुछ एज होता है, जिस एज पर उसका मरना सुनिश्चित हो जाता है। और यदि बात करें वैसे दुर्घटनावश तो कोई जीव किसी उम्र में भी मर सकता है, ठीक है। जैसे हम है, मेरा कोई उम्र नहीं मरने का, फिर भी कोई मर सकता है, लेकिन ये दुर्घटनावश नहीं। अगर प्राकृतिक मृत्यु की बात करें, जैसे मानव का 60-65 साल होता है, जो जीव है, जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को हम लोग जीवन का लाइफ पीरियड कहते हैं। जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को, ठीक है, प्राकृतिक मृत्यु। सभी जीवों के ये जो प्राकृतिक मृत्यु है, सभी जीवों के जीवन काल है, ये अलग अलग होते हैं, ठीक है। कुछ जीव जिसके बारे में आप लोग को पूछा करता है, जैसे आपको कह देगा तोता का जीवन काल कितना होता है, आपको क्या कहना है? 140 वर्ष होता है। तोता कितना का होता है? 140 वर्ष तक तोता अपना जीवन यापन कर सकता है। उसके बाद करें बरगद का पेड़, 100 से 200 वर्षों तक बरगद का पेड़ रहते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें गेहूं का पौधा, आपको पता है 3 से 4 माह गेहूं का पौधा, उसके बाद वो पौधा नाश हो जाते हैं। उसके बाद केला का पौधा 1 से 1.5 वर्ष तक केला का पौधा हमारा रहते हैं।
कुत्ता का जीवन काल आपको पूछेगा 15 से 18 वर्ष तक कुत्ता भी सर्वाइव करते हैं, उनके बाद उसकी प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है। इन्हीं के जैसे आपको पूछेगा हाथी का जीवन काल क्या होता है, आपको कहना 60 से 65 वर्षों में इसकी भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, गुलाब का पौधा की बात करें 15 से 20 वर्षों तक, 18 वर्षों तक गुलाब का पौधा भी रह जाती है। उसके बाद फल मक्खी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, याद रखिएगा। फल मक्खी हमारा जो है 45 से लेकर 50 दिनों तक फल मक्खी का जीवन काल होता है। ठीक है, 45 से 50, 40-50 है ना। तितली का 1-2 हफ्ते, ये भी इंपॉर्टेंट है, तितली हमारा 1-2 हफ्ते तक जीवन यापन करता है तितली हमारा। ठीक है, और गाय हमारा 15 से 20 वर्ष तक, घोड़ा 25 से 30 वर्ष तक हमारा जीवन काल होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको पूछेगा बचपन, यानी देखिए जन्म होता है, जन्म के बाद वो हमारा शैशवावस्था होता है बचपन, उसके बाद बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था, जनन अवस्था, जीर्णावस्था। अब एक चीज अलग और समझिएगा, हमारे जीवन में मुख्य रूप से ये 3 ही अवस्था को मान के चलते हैं। ये क्या होता है दोस्तों, किशोरावस्था, जन्मावस्था, जीर्णावस्था। अब सुनिए तीनों का व्याख्या करने भी कह देता है। तो किशोरावस्था क्या होता है, किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में हमारे शारीरिक रूप से परिवर्तन आती है। ठीक है, शारीरिक परिवर्तन आते हैं। किशोरावस्था एक महत्वपूर्ण चरण होती है, इसे आंधी तूफान का एज भी कहते हैं। इसी अवस्था के बाद, इसी जैसे हमारे जंतु हैं, जंतु में किशोरावस्था कहते हैं, जो पेड़ पौधा है उसी में उसको हम किस नाम जानते हैं, कायिक अवस्था के नाम से जानते हैं। जंतु में किशोरावस्था और पेड़ पौधा में कायिक प्रवस्था कहते हैं, इसी का नाम है किशोरावस्था का कायिक प्रवस्था नाम है। ठीक है, ये पेड़ पौधा के लिए होता है, ये किसके लिए होता है, प्लांट के लिए होता है, प्लांट्स के लिए होता है। ये किसके लिए होता है, एनिमल के लिए होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, यदि बात करें किशोरावस्था जो होता है, किशोरावस्था के बाद, किशोरावस्था जब समाप्त होता है 18-19 साल के, उसके बाद हमारा जीवन काल जाता है जनन अवस्था में। जनन अवस्था मतलब वो अवस्था होती है जिस अवस्था में हम लोग क्या कर सकते हैं, संतान उत्पत्ति करने की क्षमता आ जाती है। यानी जनन अवस्था किस अवस्था के बाद आती है, तो आपको कहना है किशोरावस्था के बाद, यानी कायिक प्रवस्था के बाद हमारे शरीर में या पेड़ पौधा के शरीर में जन्म प्रवस्था होती है। जनन प्रवस्था के दौरान हमारे शरीर में हार्मोनल चेंजिंग आती है, आकार के परिवर्तन होते हैं, जनन अंग वृद्धि करते हैं और हम संतान उत्पत्ति कर सकते हैं। किस स्थिति में, जनना अवस्था में। ठीक है, जनना अवस्था के बाद हमारा आता है जीर्णा अवस्था, है ना। जीर्णता अवस्था या जीर्णा अवस्था कहते हैं। दोस्तों जीर्णता अवस्था क्या होता है, इसे हम वृद्धा अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में हमारे जनन क्षमता कम हो जाते हैं, जनन क्षमता मंद हो जाते हैं, और उनके बाद जो उपापचय मेटाबॉलिज्मिक क्रिया, शरीर में होने वाली मेटाबॉलिज्मिक क्रिया उपापचय है, वो क्रिया धीरे धीरे मंद हो जाती है। उत्तकों का नष्ट होने लगता है, उत्तक नष्ट होने लगता है। किस अवस्था में, जीर्णा अवस्था में। फिर से समझिए, जो जीर्णा अवस्था है जनन अवस्था के बाद की अवस्था है। जीर्णा अवस्था में जाने के बाद जनन अवस्था में जनन क्षमता हमारी कमी होने लगती है। जनन क्षमता कमी पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण है कि हमारे मेटाबॉलिज्म क्रिया मंद हो जाती है, भोजन का पचना फलना चलना जो भी शरीर का वो से क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इनके साथ तीसरा बात आपको याद रखना, इस अवस्था में हमारा उत्तकों का नष्ट होने लगता है, उत्तक हमारा नष्ट होने लगता है। इसके बाद और भी आपको याद रखना है, हमारे शरीर में बीमारी विभिन्न प्रकार का आने लगती है। धीरे धीरे ये संकेत देती है कि आप मृत्यु के करीब जाने वाले हैं, मृत्यु होता है। इसीलिए इसको हम वृद्धा अवस्था भी कहते हैं, जीर्णावस्था को। ये अंतिम चरण होता है जीवन का। ठीक है, ये 3 अवस्था मेनली आपको याद रखना है, किशोरावस्था, जन्नावस्था और जीर्णावस्था। क्लियर है यहाँ तक दोस्तों? ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा क्या होता है, आपको पता है कि जनन जो होता है, जनन कोई भी जीव जो जनन करता है मतलब संतान उत्पत्ति करता है, इस संसार में मेनली तो 2 चीजें चाहिए, मेल और फीमेल चाहिए संतान उत्पत्ति करने के लिए। लेकिन कुछ जीव हमारा जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो छोटे छोटे जीव होते हैं, उनमें मेल फीमेल की कोई आवश्यकता नहीं होती है। एक जीव, जैसे हमने शुरू में कहा था, एक कोशिका 2 भागों में बढ़ जाती है, कई भागों में बढ़ जाते हैं, बीजाणु फॉर्मेशन होता है। तो ये भी जनन का एक मतलब ये होता है, आप यदि ये मार्कर है, इससे नया मार्कर बन गया तो वो जनन हुआ। अब कैसे हुआ उससे मतलब नहीं है। जनन का मतलब है कि कोई भी जीव से नया जीव बन जाना, कोई भी जीव से नया जीव बन जाना। अब कैसे बनता है इससे अभी मतलब नहीं है, अभी मतलब है कोई भी जीव से नया जीव जब बन जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जनन जो होता है, अगर मेल फीमेल मिलके कर रहा है, जैसे धरती पर मेल फीमेल मिल करके नया संतान उत्पत्ति कर रहा है, दोनों के अहम योगदान से नया संतान उत्पत्ति हो रहा है, उसको हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। जब कोई जीव अकेले ही टूट करके, बिखर करके, मुकुल बना करके, बड़कली बना करके, उसका कली टूट करके नया बन जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, यानी जनन के 2 प्रकार मेनली हो गए। दोनों में क्या अंतर है? हम कहेंगे लैंगिक जनन में मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है। वही अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक की मदद से नया संतान की उत्पत्ति हो जाती है। किसमें? अलैंगिक जनन में। क्लियर है बात?
लैंगिक जनन में मेल फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है, अलैंगिक जनन में एकल जनक से आवश्यकता होती है। ठीक है, अब बात करें जो हमारा लैंगिक जनन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसके अंतर्गत क्या होता है, मेल के अंदर अलग युग्मक बनता है। युग्मक एक कोशिका होता है, युग्मक एक कोशिका होता है जिसकी मदद से नया संतान उत्पत्ति होगा। ठीक है, यानी मेल के शरीर में अलग युग्मक बनता है जिसको हम लोग शुक्राणु कहते हैं, और फीमेल के शरीर में अलग युग्मक बनता है जिसे हम लोग अंडाणु कहते हैं। यानी अंडाणु और शुक्राणु का फॉर्मेशन होता है किसमें, लैंगिक जनन में, यानी मेल में अलग फीमेल में अलग, दोनों में शुक्राणु और अंडाणु निर्माण होता है। लेकिन वही हमारा जो अलैंगिक जनन है, इसमें कोई युग्मक का निर्माण नहीं होता, अंडाणु शुक्राणु किसी का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यदि मेल और फीमेल के शरीर में अलग अलग युग्मक निर्माण हुआ है, इसका मतलब है जब तक दोनों मिलेगा नहीं तो फिर संतान होगा नहीं। तो दोनों जब मिलता है युग्मक, यानी मेल युग्मक और फीमेल युग्मक, अंडाणु और शुक्राणु जो आपस में मिलता है उसको हम लोग निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन। अंडाणु और शुक्राणु का संलयन क्या कहलाता है, निषेचन। तो इसका मतलब ये हुआ कि लैंगिक जनन में निषेचन होता है, वही अलैंगिक जनन में युग्मक निर्माण नहीं हुआ तो फिर निषेचन कहां से होगा, निषेचन भी नहीं होता है। दोस्तों याद रखिएगा, जब मेल फीमेल अलग अलग दो जीवें आपस में नया संतान बना रहा है तो दोनों का लक्षण होगा, यानी ये तीसरा लक्षण हो जाएगा, विभिन्नता आ जाएगी। यानी लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान ना तो अपने भाई बहन के समान होते हैं, ना तो पेरेंट्स के समान होते हैं, बिल्कुल उससे क्या होते हैं, अलग होते हैं। विभिन्नता भर भर के आता है किसमें, लैंगिक जनन में, किसी एक समान नहीं होते हैं। लेकिन वही अलैंगिक जनन का बात करें, जब एक ही जीव का शरीर अलग अलग भागों में बंटता है तो बिल्कुल गुण, यानी आकार भी, शेप और जो जेनेटिकल गुण है, अनुवांशिक गुण है, वो सेम टू सेम चला जाता है उसके संतानों में। ठीक है, तो इसमें विभिन्नता नहीं होती है। अलैंगिक जनन में विभिन्नता नहीं होती है, लैंगिक जनन में विभिन्नता होती है, ये जरूरी बात है। ठीक है, इसके बाद यदि बात करें तो आपको ये याद रखना है, इसमें दो जनक की आवश्यकता होती है, इसमें एकल जनक की आवश्यकता होती है। इसमें युग्मक निर्माण होता है, मेल युग्मक को शुक्राणु या पुष्प में हम लोग परागकण कहते हैं, फीमेल युग्मक को अंडाणु कहते हैं। इसमें युग्मक निर्माण नहीं होता है। जब युग्मक निर्माण नहीं होगा तो निषेचन भी नहीं होगा, इसमें निषेचन होता है। इसके द्वारा उत्पन्न संतति में विभिन्नता आती है, हमने जैसे कहा। इसके द्वारा जो उत्पन्न संतति होगी उसमें विभिन्नता नहीं आती है। यह उच्च स्तरीय जीवों में होता है, मतलब बड़े बड़े जीवों में होता है, या निम्न स्तरीय जीवों में होता है। उदाहरण भी आपको याद रखना है, गाय भैंस जो मानव हो गए, पुष्पी पौधा में हमारा लैंगिक जनन होता है, अमीबा बैक्टीरिया स्पंज कवक ये सब चीज में हमारा क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। यहाँ तक हमें विश्वास है कि क्लियर हो गया वो। ठीक है, चलिए आगे का बात करते हैं। अब अलैंगिक जनन का कुछ व्याख्या हम लोग करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर बात करें हमारा अलैंगिक जनन का, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पत्ति जो होते हैं संतानें, कई तरह से संतान उत्पत्ति होता है अलैंगिक जनन द्वारा। ठीक है, तो अलैंगिक जनन का यदि बात करते हैं, सबसे पहला अलैंगिक जनन का एक प्रकार है जिसको हम लोग विखंडन के नाम से जानते हैं। दोस्तों किस नाम जानते हैं, विखंडन के नाम से जानते हैं। अलैंगिक जनन का एक प्रकार क्या है, विखंडन। विखंडन यानी फिजन। इसमें क्या होता है कि कोई एक जो कोशिका यानी एक कोशिका जीव होता है, वो दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है। दो या दो से अधिक भागों में क्या होता है, टूट जाता है। यही अनुकूल परिस्थिति में जब दो भागों में टूटता है उसको द्विविखंडन कहते हैं, द्विखंडन। ठीक है, अनुकूल परिस्थिति में जब दो भागों में टूटता है उसको द्विखंडन कहते हैं, और जब कई भागों में टूटता है उसको बहुविखंडन कहते हैं। तो यानी जो हमारा विखंडन है ये भी दो प्रकार का, द्विखंडन और बहुविखंडन। तो यदि बात करें हमारा इस प्रक्रिया में एक कोशिका दो या दो से अधिक भागों में विभाजित होता है। अगर दो भाग में टूटेगा द्विखंडन, बहुत भाग में टूटेगा तो बहुविखंडन। दोस्तों यदि बात करें दो भागों में विभाजन किसमें होता है, तो आपको याद रखना है अमीबा में और पैरामीशियम में। अमीबा और पैरामीशियम क्या होता है, एक जो अमीबा एक कोशिका जीव है, एक ही कोशिका होता है, वो दो भागों में टूट जाता है तो क्या हुआ, द्विखंडन। वही यदि प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी का बात करें, इसमें जो कोशिकाएं होती है कई भागों में टूट जाती हैं, इसमें हम क्या किस नाम से जानेंगे, हमारा कहेंगे बहुविखंडन। यानी विखंडन मतलब समझ गए, दो या दो से अधिक भागों में टूटना। दो भागों में टूटेगा द्विखंडन, कई भागों में टूटेगा बहुविखंडन। क्लियर है। उसके बाद हमारा आता है मुकुलन। मुकुलन मतलब होता है बड यानी कली का बनना। जैसे किसी भी जीव के शरीर पर जब कली बन जाए, वो कली टूट करके नया जीव बन जाए तो जन्म तो हुआ, नया जीव बना। तो जब बड बनेगा, कली बनेगा, कली से नया जीव होगा कली का, तो उसको कहेंगे मुकुलन द्वारा जनन। कौन सा जनन, मुकुलन द्वारा जनन के नाम से जानेंगे। इस प्रक्रिया में कोशिकीय जीव के ऊपर, कोशिकीय जीव मतलब जो हमारा यूनिसेल्युलर हुआ ये बोलते हैं, ऊपर मुकुल यानी बड बनता है और बड परिपक्व होकर टूटकर नया जीव बन जाता है। जैसे किसमें, हाइड्रा में, ईस्ट में। कई बार क्वेश्चन पूछा है, ईस्ट में जनन की कौन सी विधि पाई जाती है, मुकुलन। हाइड्रा में जनन की कौन सी विधि पाई जाती है, मुकुलन। ठीक है, क्लियर है।
अब हम कहेंगे बीजाणु समासंग या इसी को जो स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं, बीजाणु निर्माण भी हम लोग कह देते हैं। ये क्या होता है कि जो कवक कैटेगरी का जो पौधा होता है, जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता है, जो फफूंदी होता है, उसके कोशिका के अंदर बहुत सारा स्पोर बनता है। स्पोर अलग अलग दूर दूर जाकर के फॉर्मेशन होकर के नया संतति बन जाता है। कवक के विशेष थैलियों में बीजाणु बनते हैं, ये बीजाणु हवा में फैल जाते हैं और अनुकूल परिस्थिति आने पर जीव बन जाते हैं। ये राइजोपस हो गया, ब्रेड मोल्ड हो गया, जिसको फर्न भी अलग है, इसमें क्या होता है, बीजाणु समासंग होता है। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए आगे यदि बात करें, हमारा होता है क्या, खंडन। खंडन मतलब होता है जब एक जीव टूट जाता है और टूटने के बाद वो नया जीव बन जाता है ना। ये एक प्रकार का विखंडन ही है, याद रखिएगा, विखंडन ही प्रकार का है। बस थोड़ा सा क्या है, इस विधि में बहुकोशिकीय जीव, ये एक वो क्या था, एक कोशिकीय में था, ये खंडन किस में होता है, बहुकोशिकीय में। अब नया कई टुकड़ा बन जाते हैं, टुकड़ा नया जीव बन जाता है, तो ये आपको एस्पायर वगैरह में देखने को मिलता है। याद रखिएगा, विखंडन यानी द्विखंडन, बहुखंडन, ये एक कोशिकीय का लक्षण है, ये हमारा बहुकोशिकीय का। ठीक है, इसके बाद यदि बात की पुनरुद्भवन, रीजनरेशन मतलब क्या हुआ, जैसे आपने देखा होगा छिपकली का पूंछ काट देने से वो नया जो है पूंछ लग जाता है उसको। ये प्रायः इसके द्वारा जनन बहुत कम ही देखने को मिलता है, लेकिन ये शरीर का पुनर्निर्माण होता है। स्टार फिश का का भाग तोड़ देने से, उसका भुजा तोड़ देने से फिर से उसमें स्टार लग जाता है, इसको रीजनरेशन कहते हैं। प्लेनेरिया जो कृमि है उसके यदि काट दीजिएगा, दोनों भाग नया संतान बन जाएगा, इसको क्या कहेंगे, पुनरुद्भव, रीजनरेशन। यदि किसी विशेष जीव का कोई अंग कट जाए, वह कटा हुआ हिस्सा फिर से उग जाता है या नया जीव भी बन सकता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन कहते हैं। ठीक है, ये जनन का 2-3 प्रकार महत्वपूर्ण याद रखिएगा, आपको मुकुलन याद रखना पड़ेगा और विखंडन। ठीक है, चलिए उसके बाद यदि बात करते हैं, कि कायिक जनन क्या होता है। दोस्तों, कायिक जनन, जैसे हमने कहा अलैंगिक जनन, जैसे हमने क्या कहा, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जो हमारे जीव है, जंतु, उसमें पाया जाता है, छोटे छोटे जंतु में। वही अलैंगिक जनन जैसे ही एक पेड़ पौधा में यदि बिना मेल फीमेल का नया संतान बना देंगे, तो उसको कहेंगे कायिक जनन। अलैंगिक जनन एक प्रकार का कायिक जनन है, कायिक जनन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। बस कायिक प्रवर्धन तब कहते हैं जब पेड़ पौधा में होता है, और वो क्या कहते हैं, जो हमारा जंतुओं में होगा छोटे छोटे में। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अलैंगिक जनन कहेंगे। कायिक जनन क्या होता है, कायिक अंग मतलब वृद्धि अंग होता है, जैसे पत्ता हो गया, तना हो गया, जड़ हो गया, ये वृद्धि करने वाले अंग होते हैं। वृद्धि अंग से जब नया जीव बन जाता है तो उसको कायिक प्रवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, तो जड़, तना, पत्ती से नया पौधा तैयार किया जाता है। इसमें बीज की आवश्यकता नहीं होती, याद रखिएगा, किसमें, कायिक जनन में बीज की आवश्यकता नहीं होती है। कायिक जनन से क्या लाभ होता है, कहेंगे लाभ ये होता है, इससे उगाए गए पौधा अनुवांशिक रूप से समान होगा, क्योंकि वही पौधा का, जैसे गुलाब का टहनी काट के नया गुलाब बना लिए, तो ये कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत आएगा। बीजहीन पौधा, जिसमें बीज होता नहीं, तो फिर नया संतान बनेगा कैसे, तो बीजहीन पौधे के उत्पादन में, जैसे केला का जड़ रोप दिए कहीं पर, तो नया केला बन जाता है। एकमात्र यही तरीका है, बीज नहीं है तो फिर बीज से नया संतान बनेगा कहां से, तो बीजहीन पादप का मात्र एक तरीका कौन सा है, कायिक जनन। अगर इस विधि में पौधे तेजी से तैयार किए जा सकते हैं, फूल व फल जल्दी लग जाते हैं, ये भी फायदा होता है इसमें। ठीक है, चलिए कायिक जनन हम 2 प्रकार से कर सकते हैं, या तो स्वतः हो जाते हैं, तो स्वतः हो जाएंगे तो उसको प्राकृतिक कहेंगे, या तो जैसे गुलाब का टहनी काट के लगाएंगे तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कृत्रिम कहते हैं। क्लियर है बात, स्वतः हो जाएगा तो प्राकृतिक, काट के लगाएंगे तो उसको क्या कहते हैं, कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। आगे देखना आपको, ठीक है, समय के अभाव में पीपीटी बना लिए हैं, अगले दिन से पीपीटी नहीं रहेगा, लिखना पड़ेगा, समय लगेगा। ठीक है, तो ये भी अगर इसको आपका जरूरत है तो आप जो है व्हाट्सएप, हमारा 82 वाला नंबर है, उस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, तो वहां से आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, तो फिर ये पीपीटी अब आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा पीपीटी है, आपको क्वेश्चन यहाँ से 100% बनने को मिलेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक कायिक जनन का हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, जब प्रकृति में पौधा स्वतः ही अपने नए अंगों से नए पौधे उत्पन्न कर लेता, अपने अंगों से स्वतः उत्पन्न कर लेते, उसको प्राकृतिक कहते हैं। ठीक है, स्वतः मतलब हमें कुछ नहीं करना पड़ता। मुख्य उदाहरण क्या होगा, जड़, आपको याद रखना, जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ता द्वारा, 3 चीजों के द्वारा नया संतति उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि अगर बीज द्वारा होगा तो उसको हम लैंगिक जनन कहेंगे। ठीक है, बीज द्वारा होगा तो लैंगिक जनन, इसमें बीज की आवश्यकता नहीं होती है। आपने देखा होगा ये लहसुन का, ठीक है, अगर ये तना है तो ये हमारा क्या तना है, यहाँ लिख दी, ये तना जो है, इससे आप रोपिएगा तो इससे नया लहसुन बन जाएगा। तो ये क्या हुआ, प्राकृतिक हुआ, कायिक जनन हुआ।
ठीक है। तो जड़ द्वारा किस में होगा, शकरकंद में, डहेलिया में, शतावर में जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन किया जाता है, वो प्राकृतिक होता है। तना द्वारा आलू का ये तना है, यही चीज से काट के आप रोप सकते हैं या पूरा रोप देते हैं। अदरक, घास, प्याज, हल्दी, ये भूमिगत तना भी इसे हम लोग कहते हैं। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन पत्थर चट्टा में होता है, याद रखिएगा। पत्थर चट्टा ब्रायोफिल्म होता है, याद रखिएगा। ब्रायोफिल्म में पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, आपको याद रखना है। ब्रायोफिल्म पत्थर चट्टा कहते हैं। पत्ती, इसके पत्ती पर क्या होते हैं, छोटा सा कली बनते हैं, वो कली टूट करके नया जीव बन जाते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर बात करें जो हमारा प्याज है, तो ये आपको कई बार पूछा कि प्याज में कौन सा जनन होता है, तनों द्वारा कायिक जनन होता है। यहाँ सुनिए, तनों में यानी जो प्याज में कायिक जनन तना यानी स्टीम के विशेष रूपांतरण से होता है। ये प्याज को हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चा जी, सलकंद के नाम से यानी बल्ब के नाम से जानते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा है, प्याज में जो कायिक प्रवर्धन होता है किसके द्वारा, क्या कहेंगे, सलकंद यानी बल्ब के द्वारा। प्याज के तना को हम लोग बल्ब, सलकंद कहते हैं, रस वाला, ठीक है। आलू का जो तना होता है, आलू के तना को हम लोग कंद के नाम से जानते हैं, ट्यूबर के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग ट्यूबर कहते हैं, इसको हम लोग कंद कह देते हैं, कंद। तो जो आलू हुआ, आलू में जनन किसके द्वारा हुआ, कंद के द्वारा, इसे हम लोग कंद के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद यदि बात करें, हमारा जो आलू के ऊपर जो कलिकाएं होते हैं उसको आंख या कक्षस्थ कलिकाएं कहते हैं। ये जो हमारा बना हुआ, ये हमारे आंख या कक्षस्थ कलिका कहती है, आपको याद रखना है। चलिए, ठीक है। अगर अदरक का बात करें, अदरक का जो तना होता है उसको हम लोग किस नाम जानते हैं, प्रकंद यानी राइजोम के नाम से जानते हैं। तो आपको पूछेगा जो अदरक में कायिक जनन होता है किसके द्वारा, तो आपको क्या करना है, राइजोम के द्वारा होता है। क्लियर है बात। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए आगे। आपको पता है विटकर ने हमारे संसार में 5 भागों में बांटा था, कौन सा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी, एनिमेलिया। मोनेरा जीवाणु है, प्रोटिस्टा प्रोटोजोआ का समूह है, कवक जो बिना प्रकाश संश्लेषण करने वाले पौधा है, प्लांटी प्रकाश संश्लेषण करने वाले, अपना लोग किसमें आते हैं, एनिमेलिया में। इसमें आपको ये देखना है कि ये जो दोनों मोनेरा, प्रोटिस्टा है, इसमें कौन सा विधि पाया जाता है, द्विखंडन पाया जाता है, आपको द्विखंडन द्वारा जन्म होता है। बाकी यहाँ चीज आपको याद रखना ना महत्वपूर्ण क्या होता है, जैसे क्लेमिडोमोनास एक शैवाल का नाम है, इसमें क्या होता है, चल बीजाणु, जूस्पोर जो हमने पहले बताया है ना, बीजाणु समासन, तो उसके द्वारा क्या होता है, इसमें अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। पेनिसिलियम का यदि बात करें, इसमें कोनोडिया द्वारा अलैंगिक, कोनोड बनता है ना, ठीक है, कली उस टाइप का, उसके द्वारा होता है। स्पंज में जेम्यूल बनता है, स्पंज में क्या बनता है, जेम्यूल बनता है। जेम्यूल को हम लोग स्पंज ही कहते हैं हिंदी में, स्पंज में जेम्यूल, लेकिन ज्यादातर यही ऑप्शन में रहता है, जेम्यूल। स्पंज में जेम्यूल बनता है, जेम्यूल द्वारा क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। स्पंज जेम्यूल मतलब बैलून जैसे स्पंज बनता है जेम्यूल, वो हवा में उड़ जाते हैं और नया जगह पर नया जीव बन जाते हैं, ये होता है, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, जनन का एक प्रकार। अब जो हमारा कायिक प्रवर्धन है, तो यहाँ पर हम जो पहले लिखे वही, आलू में अंकुरनशील आंख होता है जिसको कलिका, अदरक में प्रकंद है ना, अगेब में बुलबिल होता है, ठीक है, बुलबिल, ठीक है। उसके बाद ब्रायोफिलम में पर्ण कलिकाएं, जलकुंभी, भूस्तारिका। यहाँ बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। एक देखिए, एक है भूस्तारी, भूस्तारी को हम लोग ऊपरी भूस्तारी कहते हैं। एक यहाँ पर आगे आएगा, आपको हम बता दें, वो आएगा क्या, भूस्तारिका। हम दोनों के बारे में आपको कह रहे हैं। आप ये देखिए, जलकुंभी में क्या है, भूस्तारिका। जलकुंभी में किसके द्वारा जनन होता है, भूस्तारिका के द्वारा, ठीक है। जलकुंभी में क्या होता है, भूस्तारिका। अब यहाँ पर बताते हैं पहले यदि पहले जो बात कर लेते हैं अगेब का, अगेब क्या होता है, अगेब एक पौधा, ये देख रहे हैं, अगेब एक पौधा है जो रेगिस्तानी क्षेत्र में अगेब पौधा पाया जाता है। अगेब एक रसीला पौधा है, इसमें इसका तना जो होता है मांसल होता है, रस टाइप का रसीला पौधा है, जो मुख्य रूप से मेक्सिको और रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। इसकी पत्तियां मोटी, गुद्देदार, नुकीली होती है। इसे सेंचुरी प्लांट भी कहते हैं। इसे लोग सजाने के लिए प्रयोग करते हैं, कहीं पर जो डेकोरेशन करने के लिए इसका प्रयोग, अगेब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर 2 बातें हम लोग सीखेंगे, याद रखिए। एक बात हम पहला सीखेंगे जिसको हम लोग भूस्तारी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा जी, भूस्तारी। एगो कहते हैं भूस्तारिका। दोनों में क्या अंतर है, जरा दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। ये भूस्तारिका जब आएगा तो ये जलीय हो जाएगा, जल के अंदर जो बढ़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे, भूस्तारिका। अब भूमि के ऊपर जो बढ़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे, भूस्तारी, ये याद रखना है। तो भूस्तारी यानी भूस्तारी को हम लोग ऊपरी भूस्तारी कहते हैं। तो भूस्तारी, इसको हम रनर कहते हैं। रनर कहाँ, धरती पर दौड़ने वाला, रनर इंग्लिश में धरती पर दौड़ने वाला। भूस्तारी यानी ऊपरी भूस्तारी का द्वारा कायिक प्रवर्धन कैसे होता है, कहेंगे इसमें पौधे के तने का एक पतला हिस्सा जमीन की सतह के समांतर ऐसे चलता है। जैसे दूब घास आपने देखा होगा, तो उसका समांतर जमीन की सतह चलता है, ठीक है। जहां भी तने की गांठ मिल जाती है, जैसे अगर ये हमारा जा रहा है, अगर यहीं पर कहीं पर गांठ है, तो यहाँ गांठ को अगर मिट्टी मिल गया तो यहीं पर वो नया कली बन जाता है।
तो मिट्टी को छूती है तो वहां नीचे की ओर जड़ और ऊपर की ओर पत्तियां निकल जाती है, जैसे किसमें, दूब घास में, स्ट्रॉबेरी में, खट्टी बूटी में, ठीक है, याद रखेगा। तो भूस्तारी समझ गए। भूमि के ऊपर जब चलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, भूस्तारी। तो भूस्तारी के द्वारा जनन किसमें, कहेंगे दूब घास में, ठीक है, दूब घास में, ठीक है, याद रखिएगा ये। इसके बाद यदि बात करें, यहाँ पर आप देखिए फिर से हमने कहा भूस्तारिका क्या होता है, भूस्तारिका के इंग्लिश में हम लोग क्या ऑफसेट कहते हैं। इसके द्वारा जनन कैसे होता है, तो जो जलीय पौधे होता है, जो जल के अंदर जो जलकुंभी होता है, पिस्टिया होते हैं, इसकी जो तना होती है जल के अंदर चलती है, जल के अंदर भूमि के समांतर। तो जल के अंदर जब चलेगा तो उसको बोलेंगे भूस्तारिका, अब भूमि के ऊपर चलेगा तो उसको बोलेंगे भूस्तारी, ठीक है। तो यह जलीय पौधों में पाए जाने वाला तने का विशिष्ट रूपांतरण है, जो ऊपरी भूस्तारी के समान ही है, लेकिन मुख्य रूप से किसमें, जलीय पौधों में यह होता है तो ऊपरी भूस्तारी के समान ही, लेकिन जलीय पौधों के अंदर होता है। यह एक छोटी मोटी क्षैतिज शाखा होती है, ऐसे मतलब पानी के अंदर चलने वाली। इसकी पर्व संधि यानी नोड, जो कलिका जिसको कहते हैं, कि ऊपरी पत्तियों का गुच्छा नीचे जड़ों का गुच्छा निकल जाती है। जैसे जहां कली है तो ऊपर भी पत्तियों का गुच्छा, नीचे भी पत्तियों का गुच्छा ऐसे निकल जाती है, ये बात आपको कह रहे हैं, ठीक है। चलिए अगर बात करें, जब यह पौधे से टूटकर अलग हो जाती है तो प्रत्येक हिस्सा स्वतंत्र रूप से क्या होती है, नया जीव बन जाती है। जलकुंभी में किसके द्वारा जनन होता है बता जी, भूस्तारिका के द्वारा। दूब घास में भूस्तारी या ऊपरी भूस्तारी, ठीक है। पिस्टिया में किसके द्वारा, भूस्तारी का ऑफसेट के द्वारा, यानी ऑफसेट ही ज्यादा ऑप्शन में रहेगा, तो जलकुंभी में ऑफसेट, ठीक है, याद रखिएगा। अब आपको पता है कि ये भूस्तारी द्वारा जो बच्चा जी जनन होता है, भूस्तारी द्वारा जो जनन होता है, तो ये काफी तेजी से होता है, काफी तेजी से होता है, काफी तेजी से जल के अंदर ये जो हमारा जलकुंभी है बढ़ जाता है, वृद्धि कर जाता है काफी तेजी से जब बढ़ेगा तो जल्दी जल्दी जल के अंदर भर जाएगा, जल के ऊपर में छेक लेगा। तो इसीलिए जलकुंभी को, इसके जो वैज्ञानिक नाम है वाटर हाइसिंथ है, ये तो विदेशी पौधा है, वो हम लोग बंगाल का आतंक कहते हैं, क्योंकि बंगाल में जलीय मछलियां तछलियां होती है, पानी होती है, उसका आतंक कहा जाता है, क्योंकि आतंक फैला देता है। जलकुंभी एक जलीय पौधा है जिसमें भूस्तारिका द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, याद रखिएगा, जलकुंभी एक जलीय पौधा है जिसमें भूस्तारिका द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। यह प्रक्रिया काफी तेजी से होता है, मतलब तेजी से, भूस्तारिका द्वारा काफी तेजी से पूरा पानी पर ऊपर से भर जाता है। पूरा पानी पर जो भर जाएगा तो सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा, ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा ठीक ढंग से, तो जलीय जीव मछलियां खास करके क्या होता है, मर जाता है। तो आतंक फैला दिया, तो इसीलिए इसको बंगाल का क्या कहा जाता है, आतंक कहा जाता है। तेजी से होता है जिससे बहुत कम समय में पूरे जलाशय पर पौधा फैल जाता है, जिस कारण जलीय जीवों को O2 की यानी ऑक्सीजन की आपूर्ति कम या बंद हो जाती है, जलीय जीव मर जाते हैं, इसलिए इसे बंगाल का क्या कहा जाता है, आतंक कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है, बताइए क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यही पर हम आप लोग को यहाँ पर एक क्वेश्चन देते हैं होमवर्क, जो अगले वीडियो में हम देंगे। ये क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन पूछा करता है, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान को, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान को या संतति को, ठीक है, क्लोन क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों क्लोन का मतलब होता है सेम टू सेम फोटोकॉपी हो जाना। तो क्या कहेंगे, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आकार की है, यानी शेप के रूप से और अनुवांशिक रूप से बिल्कुल अपने जनक के समान होते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप लिखिएगा और ये होमवर्क करके रखिएगा, अगले वीडियो में इसको क्लियर करेंगे। नमस्कार, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, धन्यवाद।